अब एनीमिया फीमेल्स में आपको पता है बहुत सारी फेजेस आती हैं जिंदगी की। एक तो मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले जाहिर है, जिसको हैवी मेंस्ट्रुएशन आएगी 80 ml तक ब्लड लॉस हो जाएगा, उसको एक तो एनीमिया हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो प्रेगनेंसी की फेज आ जाती है, फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो अक्सर आती होंगी पेशेंट्स जो कि कोई जो है फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे और वो बहुत जल्दी जल्दी बेबीज करी चले जा रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि वो न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी आ गई और उन्होंने अपनी प्रॉपर स्विमिंग नहीं की, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ। और फिर ये कि जब वो डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे कोई पीएच हो गया या डिलीवरी से पहले एपीएच हो गया, यानी एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सब एनीमिया की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया है कि जब आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और कम हो जाएगी, क्योंकि देखें जब सेल्स कम होंगे, सेल्स ने ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कैरी कर रहे होते हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी है ऑक्सीजन, तो जाहिर है ऑक्सीजनेशन भी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन फॉल कर जाएगी। आपका हेमाटोक्रिट जब आप ब्लड की वो करवाते हैं ब्लड कंप्लीट, तो उसमें ये सारे लैब्स आप देखते हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आयरन डेफिशिएंसी कब करेंगे और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब करेंगे? मालूम है किसी को? जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क। कोई आइडिया आप में से किसी को? हाँ जी नहीं, लेकिन दोनों में ही कम हो रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आयरन की कमी में व्हाइट सेल और रेड सेल होती है, उनकी वजह से भी बनती होती है। व्हाइट सेल का तो काम ही नहीं है ना, यहाँ तो हम एनीमिया की बात कर रहे थे। मैडम जब रेड ब्लड सेल कम हो गया तब हम कहेंगे कि एनीमिया डेफिशिएंसी हो गया। अच्छा, सिंपल आयरन मतलब अगर उसकी और आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी में आ जाता है कि एचबी कम हो रही है लेकिन उसके रेड ब्लड सेल इतने कम नहीं आ रहे, व्हाइट सेल। यही तो बताना है आपको। देखो मेरी बात, आयरन डेफिशिएंसी होती है सबसे पहले कौन सी चीज फॉल करती है लैब्स में? नो एचबी, नो, योर सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन इसलिए फॉल करता है कि देखो जब आप फॉर एग्जांपल आपने घर में एक जगह पे आटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, रोज पकाने के लिए आटा आप वहां से लेके आ रहे हैं ना, तो आप लाई जा रहे हैं, एक टाइम आएगा वो पीछे से खत्म हो जाएगा, फिर अब आप कहाँ से यूज करेंगे? पीछे से तो सब कुछ खत्म हो गया। तो पहले स्टोर खत्म होते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर आयरन स्टोर की हुई है, पहले वो फॉल करती है, उसको चेक करने के लिए एचबी नहीं होती, उसको चेक करने के लिए सिर्फ फेरेटिन। सिर्फ फेरेटिन चेक किया, वो लेवल नीचे आ रहा है, अभी एचबी फॉल नहीं की, इट मींस अभी स्टोर गिर रहे हैं। जब स्टोर भी बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर एचबी फॉल करना शुरू करते हैं। तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तब होगा जब एचबी फॉल कर रही है, और आयरन डेफिशिएंसी व्हेन द सीरम फेरेटिन फॉल्स। तो ये दोनों का एक मेजर डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिए। ये आयरन की जनरल इंफॉर्मेशन है कि 3 to 5 ग्राम टोटल बॉडी में आयरन होता है, 70% ब्लड में, 65% हीमोग्लोबिन, 4% मायोग्लोबिन और अदर हीम कंपाउंड्स में। लिवर में भी 15 से 20% आयरन होता है, हमारी बोन मैरो या रीढ़ की हड्डी में, और वेरियस जो हमारे बॉडी की प्रोटीन्स हैं उनका भी आयरन एक हिस्सा है। छोटी आंत में, ड्यूडेनम में ये एब्जॉर्प्शन होती है, 10% जितनी आयरन हम लेते हैं उनमें से 10% वहां एब्जॉर्ब होती है, और रोज हमारी आयरन जाया भी हो रही होती है। कहां कहां से? आपके यूरिन में, फीसेस में, जिल्द के जरिए, नेल्स में, और जो औरतें मेंस्ट्रुएट करती है तकरीबन 1 to 2 मिलीग्राम आयरन डेली वेस्ट भी हो रही है। अब आयरन के लिए हम बार बार कहते हैं अच्छा जी ब्लड की कमी हो गई, आयरन ले लो, आयरन ले लो। खाली आयरन नहीं, आयरन के साथ साथ दो और चीजें भी हैं जो कि मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स में वर्क करती हैं, एंड दे आर नॉट ओनली आयरन बट दे आर विटामिन
B12 एंड फोलिक एसिड। इसलिए ये दो चीजें हों, तीनों मौजूद होंगी तब रेड ब्लड सेल मैच्योर होगा। ऐसी भी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी जहां पर विटामिन B12 जिस्म में मौजूद नहीं है तब भी एनीमिया हो रहा है, वो दूसरा एनीमिया होगा, वो मेगैलोब्लास्टिक कहलाता है। लेकिन ये कि ये चीजें तीनों चाहिए होती हैं आयरन को बनने के लिए। अब आयरन आता कहाँ से, डाइट में कहाँ से आ रहा है? दो तरह से आ रहा है, एक गोश्त के जरिए आ रहा है, एक प्लांट के जरिए आ रहा है। जो सोर्सेस हमारी मीट की हैं उनके अंदर मीट, पोल्ट्री या फिश आ जाएगी, और ये तकरीबन ये जो मीट से आयरन आ रहा होता है ना, ये 2 to 3 times इट इज मोर एब्जॉर्बेबल देन द नॉन हीट आयरन। वेयरएज जो प्लांट से आ रहा होता है आयरन, उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उसको जज्ब होने में, और कुछ चीजें होंगी उसको मतलब कि जज्ब नहीं होने दे रही, कुछ उसको जज्ब होने में मतलब हेल्प करेंगी। तो वो कौन सी है? अगर आप आयरन को विटामिन सी यानी कि जूस, ऑरेंज जूस के साथ दें तो वो अच्छा जज्ब हो जाएगी। अगर आप आयरन के साथ साथ आप कोई दूध पी रहे हैं, आयरन की गोली दूध से खा रहे हैं, अक्सर पेशेंट्स का यही रूटीन होता है, तो वो डेयरी प्रोडक्ट ले लिया तो वो क्या ये जीरो क्रॉस लगा हुआ है, उसके नीचे देखें कैल्शियम, यानी कि आपने कैल्शियम ऑब्वियसली आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स में है, दूध में, दही में। आप चाय के साथ गोली खा रहे हैं, टैनिन्स हैं, तब भी आपके आयरन जज्ब हो रही। या आप ब्राउन राइस या ब्रांड जिसमें है फाइटेट्स, यानी उनमें भी आपकी आयरन जज्ब नहीं हो रही। आपके पास पेशेंट आता है किस कंप्लेन से? वो कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा चलता हूँ सांस चढ़ जाती है, और मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, रात को टांगों के अंदर मेरे करंट पड़ जाते हैं, और मैं प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पा रही, और ये कि मेरा दिल बहुत तेज धड़कता है, तो पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या शो कर रही हैं आपकी? ये आपकी शो कर रही होती है कि आयरन डेफिशिएंसी है। अब कॉमन कॉजेज क्या है आयरन डेफिशिएंसी की और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? आप या तो आयरन कम ले रहे हैं, या वो एब्जॉर्ब कम हो रही है, या आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और या फिर आपकी आयरन की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये कौन कौन सी टाइम फेजेस आएंगे? देखें, आयरन आप ले कब रहे हैं? आप या तो बिल्कुल ही सब्जियां खाते हैं, आप गोश्त खाते ही नहीं है, अब या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप खाना ही नहीं खा रहे, भूख ही नहीं लग रही, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको खून ज्यादा बह रहा है, जैसे अभी हमने बात की मेंसेस में बह रहा है, डिलीवरी के दौरान बह गया, कोई सर्जरी हुई, आप ब्लड बहुत ज्यादा डोनेट कर रहे हैं, या आपको कोई जीआई ब्लीड हो रहा है, आपकी आयरन एब्जॉर्ब कम हो रही है। जैसे किसी को कोई आंतों का मसला है, कोई डिजीज है उसको, जिसकी वजह से विटामिन B12 या आपकी दीगर विटामिन या आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर जाहिर है वो विटामिन वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो वो आयरन को कैसे वो उनके साथ बाइंड होगी, या वो उसकी आयरन की मैचुरेशन और रेड ब्लड सेल्स पे सारे मिलके कैसे करेंगे? अभी हमने बात की थी कि मैचुरेशन और रेड ब्लड सेल्स के लिए आयरन, विटामिन B12, फोलेट तीनों चीजें चाहिए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि लोग पेन किलर्स खाते हैं ज़्यादा, उससे उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो इरिटेशन कॉज करता है। जब वहाँ पे इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर वो चीज़ें ये जज्ब नहीं हो पाती, या उनको अल्सर बन जाते हैं, या वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये सारे प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपकी आयरन की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड कब बढ़ेगी? प्रेगनेंसी की वजह से, या कोई दूध पिला रही है माँ, या जैसे बच्चे जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, उनकी वो टीन एज वाली फेज आई हुई है, या बिल्कुल कोई छोटा बच्चा है, या कोई एथलीट है जो कि खेलता है और उसको नॉर्मल बंदे से ज़्यादा आयरन की जरूरत है। यही बात जो अभी हमने पहले की, उसी को स्लाइड में बताया है कि क्यों लोग एनीमिक हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या तो वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, या उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि वो इतने गुर्बत की वजह से नहीं ले पा रहे,
या उन औरतों ने बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पैदा किए हैं और वो 8 बच्चों की माँ है, 9 बच्चों की माँ है और उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है या उसे नॉलेज ही नहीं है और वो उसको प्रॉपर एजुकेटेड भी नहीं है, तो उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके अंदर अब आपने चेक कैसे करना है, हमने शुरू में बता दिया था आपको कि अगर आयरन डेफिशिएंसी हो या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, आपने देखना है एचपी अगर लो है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी अकेले में वो नॉर्मल होगी, उनके बाद सीरम फेरेटिन गिरा है। सीरम फेरेटिन आयरन स्टोर को शो करता है, यूजुअली 50 to 150 माइक्रोग्राम पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और ये आयरन डेफिशिएंसी और डेफिशिएंसी एनीमिया जाहिर है दोनों में ही गिरा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि सबसे पहले अगर हम ये चेक कराते हैं तो अगर ये फॉल है और एचबी नॉर्मल है तो फिर इसका मतलब है ये आयरन डेफिशिएंसी है। इसके अलावा सीरम ट्रांसफेरेंट, लेकिन ये हम यूजुअली नहीं कराते, महंगा टेस्ट है, आप ब्लड कंप्लीट करा लें प्लेटलेट काउंट के साथ और सिर्फ सीरम फेरेटिन करा लें, पेरिफेरल ब्लड फिल्म करा लें, दैट्स इनफ। कोई जरूरत नहीं है ये बाकी की फैंसी इन्वेस्टिगेशंस की। वैसे बताने के लिए कि सीरम ट्रांसफेरेंट एक प्रोटीन है जो कि बाइंड करती है आयरन को और ये अगर आप इसके लेवल कराएंगे तो ये आयरन डेफिशिएंसी में लो टू नॉर्मल होगी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसका लेवल कम आएगा। फेरेटिन की इंपॉर्टेंस इसमें मैं पहले भी बता दिया कि मोस्ट स्पेसिफिक इंडिकेटर है बॉडी आयरन स्टोर या आयरन स्टेटस का, जो कि सीरम फेरेटिन से चेक किया जाता है। एनीमिया का डायग्नोसिस जो है ये WHO ने बताया हुआ है हमें, ये आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास हर ट्राइमेस्टर में पेशेंट आ रहा होता है, अगर वो पहले 3 माह में औरत आई है आपके पास तो उसकी एचपी कम से कम 11 जरूर होनी चाहिए, लेस देन 11 अगर है पहले ट्राइमेस्टर में तब भी वो एनीमिक है। अगर दूसरा और तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा है यानी अगले 3 माह और उससे अगले 3 माह चल रहे हैं तो तब लेस देन 10.5 अगर उसकी एचपी है तो हम उसे कहेंगे कि ये एनीमिक है, और अगर वो आपके पास पैदाइश के बाद आई है और तब उसकी एचपी 10 से कम है तब भी वो एनीमिक है। तो ये क्राइटेरिया WHO ने बता दिया है कि कब हमने पेशेंट को लेबल करना है कि वो एनीमिक है, यानी उसकी प्रेगनेंसी के लिए फेजेस पे कितनी एचपी होगी तो हम उसे लेबल करेंगे। मैटरनल इफेक्ट्स, माँ के ऊपर जो एनीमिया क्या कॉज करेगा, अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है और वो डिलीवरी के लिए एंटर हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उसको जब प्लेसेंटा होता है तो बहुत ज़्यादा हेमरेज का रिस्क है। इसके अलावा उसे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस, इन्फेक्शन, वो कार्डिक फेलियर में जो 5-6 एचबी पे आपके मरीज होते हैं वो कार्डिक फेलियर में जाने का रिस्क बहुत होता है। वो माँ की बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी होती है कि उसको ये सारे प्रॉब्लम जो ऊपर बताए हैं और मोर्टेलिटी के वो मर भी सकती है। फिर उसके बाद वो ये कंप्लेन भी कर सकती है आपके पास आके कि क्योंकि वो एनीमिक है वो कहेगी मेरे दूध ही सही से नहीं आ रहा, इनसफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन की कंप्लेन करेगी, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, जाहिर है जब वो खुद उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसे बच्चे भी देखने पड़ रहे हैं, ये वाली प्रेगनेंसी भी उसको संभालनी पड़ रही है तो वो इमोशनली भी अनस्टेबल हो जाती है। फीटल इफेक्ट्स क्या होंगे, बच्चे में क्या क्या हो सकता है, ऐसी माँ का बच्चा जो एनीमिक है या सिवियर एनीमिक है उसे वो कमजोर होगा, इंट्रायूट्राइन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, वो छोटा आ रहा होगा टाइम से और या वक्त से पहले बर्थ हो जाती है, या वो बच्चे वेट में कम होते हैं, वो बच्चे भी ये जो ऊपर हमने बताई है मॉर्बिडिटी भी हो सकती है और वो बच्चे फॉल भी हो सकते हैं, और वो बच्चे अब देखो ना हमारे यहाँ इस तरह की रिसर्चेस भी होती है लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो बच्चों को जो एनीमिक माओ के बच्चे जब उन्होंने देखा कि वो स्कूल कोई एज में चले गए तो उन्होंने देखा कि वो ज़हनी तौर पर भी वैसे बच्चे नहीं थे जैसे बाकी क्लास के बच्चे आगे आगे होके जवाब दे रहे हैं या वो ज़हनी तौर पे ज़्यादा एक्टिव हैं या उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो वो कॉग्निटिव और उनका जो अफेक्टिव डिस्फंक्शन वो चाइल्डहुड बिहेवियर उनका उन्होंने देखा कि वो भी एनीमिक माँ के जो बच्चा पैदा हुआ उससे वो इफेक्टेड था। अब आयरन रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो जो जिनकी बीमारी बंद हो जाती है या जो मर्द हजरात होते हैं उनकी 1 मिलीग्राम पर डे है,
वो औरतें जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं या हैवी मेंसेस आ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था हैवी मेंसेस का जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 80 मिल्स 80 मिलीलीटर, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी। वर्किंग एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीएच हॉस्पिटल। ये टॉपिक जो है वो बहुत कॉमन सा है, सभी जानते हैं कि एनीमिया होगा, आप सब मेरा ख्याल है सारे अपनी जगहों पर ट्रीट भी करते होंगे। इसमें स्लाइड्स में भी कोई प्रॉब्लम है? मल्टीमीडिया आपका कुछ गाइस को छोड़ दीजिए, मल्टीमीडिया को देखिए क्योंकि फिर मैं स्टार्ट करूं। हो गया, चलें फाइन। अब एनीमिया फीमेल्स में आपको पता है बहुत सारी फेजेस आती हैं जिंदगी की। एक तो मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले जाहिर है, जिसको हैवी मेंस्ट्रुएशन आएगी 80 ml तक ब्लड लॉस हो जाएगा, उसको एक तो एनीमिया हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो प्रेगनेंसी की फेज आ जाती है, फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो अक्सर आती होंगी पेशेंट्स जो कि कोई जो है फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे और वो बहुत जल्दी जल्दी बेबीज करी चले जा रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि वो न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी आ गई और उन्होंने अपनी प्रॉपर स्विचिंग नहीं की, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ। और फिर ये कि जब वो डिलीवरी हुई तो उस टाइम पे कोई पीएच हो गया या डिलीवरी से पहले एपीएच हो गया, यानी एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शन, तो ये सारे जो प्रोसेस हैं ये सब एनीमिया की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं। व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया है कि जब आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, क्योंकि देखें जब सेल्स कम होंगे, सेल्स ने ही जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कैरी कर रहे होते हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करनी है ऑक्सीजन, तो जाहिर है ऑक्सीजनेशन भी नहीं होगी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन फॉल कर जाएगी। आपका हेमाटोक्रिट जब आप ब्लड की वो करवाते हैं ब्लड कंप्लीट, तो उसमें ये सारे लैब्स आप देखते हैं। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयरन डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आयरन डेफिशिएंसी कब कहेंगे और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब कहेंगे? मालूम है किसी को? जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क। कोई आइडिया आप में से किसी को? हाँ जी नहीं, लेकिन और प्रेगनेंसी में अब आप देख लो ये 3 से 4 मिलीग्राम पर चली जाती है पर डे रिक्वायरमेंट, और अगर यानी कि उसका चौथा पांचवा महीना या फिर 7वां 8वां 9वां महीना बिल्कुल सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, तब ये और बढ़कर 5 to 6 मिलीग्राम पर डे पर चली जाती है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्यों प्रेगनेंसी में इतनी डिमांड बढ़ी चली जा रही है? इसलिए कि हमारे खून का प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है 40 to 50%। हमारे रेड ब्लड सेल अल्लाह ताला की तरफ से ही औरत में 18% बढ़ रहे होते हैं। औरत की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही होती है क्योंकि बच्चे को भी चाहिए, उसने बच्चे को भी सप्लाई करनी है, 16% वहां पे आ गया। तो तकरीबन बच्चे को आवल में या उसका जो रेड सेल मैस है इन सब में तकरीबन 2 से 3 गुना उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, 2 to 3 फोल्ड। तो ये इस वजह से वो औरतों में अगर आप नहीं वो आयरन लेंगी, नहीं अच्छी डाइट लेंगी, तो फिर उनको एनीमिया होगा। आधी से ज्यादा पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो एनीमिक हैं, और ये इंग्लैंड का जर्नल है लैंसेट, उसमें ये पाकिस्तान को आप देख लो कि ये 2011 का इन्होंने ये दिया था डेटा, उसमें आधी तकरीबन अगर 100% है तो 51% हमारी एनीमिक है। फिर ये और डेटा है जो WHO ने निकाला, और उसने कहा वो तो था कि औरतों में, ये बताया है प्रेग्नेंट औरतों में। पूरी अगर पॉपुलेशन में देखें तो आधी हमारी औरतें एनीमिक हैं, और अगर प्रेग्नेंट औरतों में देखें तो 40% एनीमिक हैं। maternal mortality
पाकिस्तान की मैंने निकाली तो पहले 186 थी मेरे पास। अभी तक देखा है तो यूनिसेफ ने कहा है कि 2017 में ये 140 है, वैसे मुझे इस पे यकीन बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम तो रोज़ बैठे हुए हैं ना, अब अलाइव में देख लें, DHQ में देख लें, हमारे पास तो रेफर हो रहे होते हैं सब बिगड़े हुए केसेस और कितनी ही माएँ मर रही होती हैं, तो ये इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन एनी हाउ इस वक्त तो 2017 का यूनिसेफ के पास डाटा है वो ये है कि 100,000 अगर जिंदा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 140 डेथ्स हैं माँ। और ये जो माँ की डेथ होती है ये हम क्या कब कहते हैं कि काउंट करते हैं मेटालिक डेथ, तो ये होता है कि एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो तब से लेके 42 डेज तक, जब तक उसकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, तो विद इन 42 डेज तब तक हम उसको मेटालिक डेथ कंसीडर करते हैं। उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि एक्टॉपिक है, कितनी जेस्टेशन थी, 2 हफ्ते थी, 3 हफ्ते थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, अगर वो उस दौरान डेथ हो गई है तो वो मेटालिक डेथ में आ गई। ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, अब सारा कुछ हो गया तो अब इलाज कैसे करें? सबसे पहले तो डाइट आती है, भाई आप देखें, आप उससे पूछें कि भाई तुम क्या खाती हो, और ये कि तुमने कोई बच्चों में स्पेसिंग की कि नहीं की भी तो ऑब्वियसली इस वजह से वो एनीमिक है। अगर वो खुराक नहीं सही दे रही वो आप देख लें, और आप उसको बताएं कि अगर तुम सारा टाइम आयरन की गोली दूध से खाती रही हो या चाय से लेती रही हो तो ये वजह है कि तुम्हारी आयरन नहीं बढ़ सकी, वो चीज़ें उसको बताएं। फिर उसको ये भी बताएं कि तुमने कौन सी डिज़ाइन, यानी कि देखें अब हमारे पास आटा, आपने शायद नाम सुना हो कि जी ये फौलादी आटा है। फौलादी आटा इसलिए उसको कहते हैं कि उसके अंदर आयरन उन्होंने फोर्टिफाइड वीट आपको प्रोवाइड किया, इसलिए कुछ ग़िज़ाओं के अंदर हुकूमत का काम है, ये हमारा नहीं है, ये हमारे लेवल पे नहीं है, तो वो गवर्नमेंट सेटअप में जो है वो फिर वो ये आपको फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना होता है उसकी हिस्ट्री देखेंगे, अक्सर पेशेंट पाइका की हिस्ट्री, अगर आपको पता हो पाइका का वर्ड, कि भाई वो वही कहेगी कि मैं मुल्तानी मिट्टी खाती थी, मैं जो हूँ मैं बर्फ चबाती हूँ, मैं कच्चे चावल खाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें असल में उनको ये क्रेविंग हो रही होती है कि ये आयरन की कमी की वजह से वो ये सब कर रही होती है, तो इसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो ये भी एक निशानी होती है कि भाई इनको आयरन डेफिशिएंसी। तो दूसरा ये कि आप देख लो कि उनको कोई मलेरिया तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि उसमें भी ब्लड सेल्स टूटते फूटते हैं तो जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, या वो पानी कहाँ से पी रहे हैं, कहीं उन्हें वर्म इन्फेस्टेशन तो नहीं हुई हुई है, अगर उनके जाहिर है पेट में ये जो कछुए हैं या वर्म इन्फेस्टेशन है तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा जो मेडिसिन आप क्या दे सकते हो, या खाने के लिए गोलियां हैं या टीके आते हैं, या फिर आप खून की बोतल लगा देते हो, लेकिन खून की बोतल प्लीज सबसे आखिर में रखा करो। तो ब्लड जो है ये बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कहोगे ये तो बड़ा कोई कमाल की चीज है ना, इसको तो हम फटाफट देते हैं। अब आप इधर देखो कि जैसे ओरल आयरन हम देते हैं ना, खाने वाली गोली, तो दो तरह आती है, क्या वो फेरस फॉर्म में होती है या फेरिक। मैं सिर्फ आपको फेरस बता रही हूँ कि फेरस ही ज्यादा, आपने सुना ही होगा फेरस सल्फेट आयरन की गोलियां। फेरस सबसे बेहतर है क्योंकि ये जल्दी जज्ब हो जाती है और ये जिस्म में भी जल्दी अवेलेबल होती है, सिर्फ इस वजह से फेरिक फॉर्म को प्रेफर किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख लो कि फेरस सल्फेट सबसे ज्यादा 300 मिलीग्राम आयरन होता है, और उसमें से एलिमेंटल यानी जो हमें मिलेगा 300 खाने के बाद वो 60 है, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ग्लूकोनेट, फ्यूमरेट इन सब में कम है आयरन। पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स ये नई आयरन आई है लेकिन महंगी भी है, ये मरीज अफोर्ड नहीं करता, लेकिन अफोर्डिंग पेशेंट ले सकते हैं, इसमें 100 मिलीग्राम है, ठीक है। असल में आज हम बात करनी है, हमने ग्रीन स्टार का इंजेक्शन है इनोजेक्ट, और इनोजेक्ट जो है ये इंजेक्टेबल आयरन है। तो अगर हम इंजेक्टेबल आयरन की बात करें तो वो कई तरह के हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो इनके पास फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज है, ये जो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो ये कितनी की आयरन इंक्रीज कर देते हैं, जब आप इंजेक्शन देते हैं तकरीबन 7 दिनों के बाद 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर इंक्रीज हो जाती है आयरन जब आप इनसे देते हैं। और अगर आप ये सोचो कि अच्छा फिर मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितने इंजेक्शन मरीज को लगाने, कि भाई इतनी आयरन कम है तो मैं कितने लगाऊंगी, तो उसको उसके लिए ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में अगर आप देखो ना तो सबसे पहले उसने ये बताया आपको कि कितनी आयरन की कमी है
उसको अगर आपने निकालना है तो क्या करें कि पहले आप मरीज का वजन करें, वेट को मल्टीप्लाई कर दें। फर्ज करें कि मरीज की, ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला, मेरे पास पॉइंटर नहीं है, ये वाला देखें। अगर मरीज का वेट 50 kg है और उसकी आप चाह रहे हैं कि उसकी 12 HB हो जाए, लेकिन इस वक्त उसकी HB 6 है, तो फिर वो फॉर्मूले में देखो कैसे लगा है कि 50 उसका वेट था, 12 में से 6 निकाले, इसको माइनस कर देना तो आपके पास 6 आ गया। 6 को आपने 2.4, ये आपके फॉर्मूले में लगा हुआ है, 2.4 से मल्टीप्लाई करके आपने डेफर्ड आयरन 500 प्लस कर देना है। जब आपने ये सारा निकाला तो ये 1220, यानी कि 12 एम्प्यूल, क्योंकि एक एम्प्यूल 100 का है, 100 मिलीग्राम का, तो 12 एम्प्यूल निकला है। तो 12 एम्प्यूल का मतलब है कि 6 डोजेस, 2 इंजेक्शन 100 ml नॉर्मल सलाइन में डलते हैं ना, सही हो गया। तो ये इस तरह आपने अपनी आयरन अगर पेशेंट को देनी हो तो ये फॉर्मूले के से जरिए से आप उसको कैलकुलेट करते हैं। ये डेफर्ड आयरन ये फॉर्मूले के अंदर, यानी कि आया आप देखो मेरी बात सुनो, आपने खाली इसकी आयरन तो नहीं ना यानी कि वक्ती तौर पे आपने उसके स्टोर नहीं पूरे करने, तो ये स्टोर की आयरन के लिए उन्होंने 500 एक एस्टिमेटेड रख दिया है कि ये स्टैंडर्ड है, बस 500 आप ऐड करो तब वो फॉर्मूले के अंदर ऐड हो जाएगा, समझ आएगी, ताकि वो स्टोर भी उसका पूरा हो जाए। अब ये कि ओरल आयरन और इंजेक्टेबल आयरन का डिफरेंस ये है कि ओरल आयरन क्या करती है और इंजेक्टेबल क्या करेगी। जो इंजेक्टेबल है वो जल्दी जज्ब होएगी, जल्दी ट्रीट करेगी, उसमें कोई, क्योंकि वो ज़ाहिर गोली खाने का अमल पूरा नहीं है, सीधी मुंह में जा रही है, तो कोई वो जो उसके जो मेदे पे से गुजरने की कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं है, इफेक्टिव है। और ये जितना ज्यादा एनीमिया होगा सीवियर बहुत ज्यादा, उसमें ये यूज होगी। वेरएस जो गोली है, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी मरीज शुरू में आया है तो आप कहते हो कि गोली खा लो, अभी आहिस्ता आहिस्ता 9 महीने तक बहुत टाइम पड़ा है तो बेहतर हो जाओगे, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। लेकिन इसमें GI इफेक्ट्स भी आएंगे, जाहिर है कि वो मेदे में से गुजर के जाना है, इसकी इफेक्टिवनेस कम है, और ये सिर्फ माइल्ड एनीमिया में हम कहते हैं कि आप ले लें। ये वैसे ही एक सेइंग थी, वो मैंने बिकॉज इट वाज रिलेटेड विद द आयरन, तो वो मैंने यहाँ लगा दी कि एक ब्लीडिंग पेन है, वो ये कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ सेल यू वर हीमोग्लोबिन एंड लव वाज इन द ऑक्सीजन, एनीमिया वाज द कॉज ऑफ माय डेथ। तो ये एक सेइंग थी जो मैंने बस वैसे ही शेयर किया आपके साथ। सो थैंक्स अ लॉट।